अच्छा, यहाँ पे देखिएगा बेटा, ऑटोग्रेशियन अर्न, कल हमने इसका टेक्स्ट पढ़ा था, क्वाइट इजी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, बस थोड़े से इसके अंदर इमेजेस थोड़े ज्यादा होते हैं, मे बी आप शायद कंफ्यूज हुए हो, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अभी इजी हो जाएगा जब हम क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑन अ ग्रेशियन अर्न क्रिटिकल एनालिसिस। Ode on a Grecian urn was inspired by a collection of Greek poetry which Keats saw in British Museum in 1870. पोट्री किसे कहते हैं? मट्टी के बने हुए बर्तनों को पोट्री कहा जाता है। ठीक है, Perhaps the inspiration of the poem was derived from marble. और ये जो इंस्पिरेशन ऑफ द फॉर द पोएम थी, ये कहाँ से आई थी? मार्बल, अ मार्बल अर्न which belonged to Lord Holland. In giving us the imagery of the carvings on the urn, Keats was not thinking of a single urn, but of Greek art in general. Keats had a natural tendency towards Greek way of life. This ode shows the full force of Hellenic influence on Keats' mind. कीट्स जो है उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी थी, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रीक वे ऑफ लाइफ, जिसको हम हेलेनिज्म भी कहते हैं। और ये उसका फुल फोर्स ऑफ हेलेनिक इन्फ्लुएंस जो है वो कीट्स के माइंड पे शो करता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था हेलेनिज्म में? उसकी वो जो ग्रीक आर्ट या ग्रीक वे ऑफ लाइफ की तरफ जो उसकी टेंडेंसी थी उसको, या उसने ग्रीक आर्ट्स का जो उसका लव था, लव फॉर ग्रीक आर्ट, उसको हमने कीट्स की हेलेनिज्म कहा था। Ode on a Grecian urn is based on tension between ideal and the real. कल ये मैंने आपको कुछ करवाए थे अंडरलाइन, कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे जिसपे मैंने आपको कहा था बेटा इनके ऊपर बेस करके आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखनी है। ये जो कीट्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ये मोस्टली कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। अब यहाँ पे देखें कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो रहा है, आइडियल एंड रियल। कल मैंने आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखवाया था आइडियल वर्सेस रियलिज्म का, तो ये वही आइडियल एंड रियल का है, और आप इसको अंडरलाइन करेंगे जब आप पेपर में लिखेंगे। Keats here images as an urn as a symbol of the world of the art. और कीट जो है वो इमेजिन करता है एक अर्न को कि वो सिंबल है वर्ल्ड ऑफ आर्ट का, which represents the ideal world, जिस जो रिप्रेजेंट करती है एक आइडियल वर्ल्ड को। Then he experiences that world created through his imagination. और फिर वो एक वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है जो कि उसकी इमेजिनेशन की वजह से क्रिएट हुई है। जो उसकी इमेजिनेशन एक वर्ल्ड क्रिएट करती है, फिर वो उसको एक्सपीरियंस करता है। सेम इन द केस ऑफ ऑटो नाइटिंगेल। ठीक है, वो अपने इमेजिनेशन में एक वर्ल्ड में चला जाता है ना, नाइटिंगेल की वर्ल्ड में चला जाता है, और फिर वहां पे जाके वो जो एक्सपीरियंस करता है वो आपके साथ शेयर करता है। ठीक है, the perfect permanent and pleasurable world of the urn stands against the destructive, corrupt and painful world of reality. और ये जो परफेक्ट, परमानेंट और प्लेजरेबल वर्ल्ड है अर्न की, वो स्टैंड करती है अगेंस्ट इसके वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में क्या क्या चीजें हैं? डिस्ट्रक्टिव, करप्ट एंड पेनफुल वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। ठीक है, दुनिया जो है वो फुल ऑफ पेन है। Ode on a Grecian urn is a well-built poem in 3 parts: introduction, main subject, and conclusion. The first stanza gives the introduction, the second and third and fourth stanza describes the main subject, and fifth stanza presents the conclusion. The introduction describes the mystery of the urn, shows what questions the images paint on the urn. अब देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है कि पहला स्टैंजा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, दूसरा स्टैंजा जो है, दूसरा, तीसरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा जो है वो डिस्क्राइब करता है मेन सब्जेक्ट को, और फिफ्थ स्टैंजा प्रेजेंट्स द कंक्लूजन, जिसमें हमने कहा था कि क्या कहा था? आर्ट फॉर द आर्ट सेक, और ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। The introduction describes the mystery of the urn and shows what questions the images painted on the urn pose to the poet. The main subject consists of the scenes on the urn, and as Keats sees them not with his physical sight, but with his imaginative sight. The conclusion answers a question which the poet has raised in the first stanza. This, in the words of Graham Poe, the poem has what Aristotle would call a beginning, a middle and an end. वो कहता है कि ये पोएम बिल्कुल ऐसे है जिसकी एक बिगिनिंग हो, a middle हो, and end हो।
ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट को कहा जाता है, ये प्लॉट की डेफिनेशन है, ये हम अरिस्टोटल की पोएटिक्स में जाके पढ़ेंगे। The ode begins with an apostrophe to the urn. The key apostrophe हम कहाँ यूज करते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जब हम किसी से मुखातिब होते हैं, वो शुरू में ही कह देता है अनरेविश ब्राइड ऑफ द क्वाइटनेस, ठीक है, तो वो apostrophe किसको कर रहा है? अर्न को, अर्न से मुखातिब होके कहता है। Keats addresses the urn in its special relation to the silence and time. He uses three metaphors to personify the urn. तीन मेटाफर्स उसने यूज किए, किस लिए उसने अर्न को पर्सोनिफाई किया? पर्सोनिफिकेशन क्या होती है क्लास? कौन बताएगा? व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन एंड व्हाट इज मेटाफर? एनीवन? मैम ह्यूमन ट्रेट्स किसी नॉन ह्यूमन चीज को दे देना। सॉरी, हेलो, हाँ बताइएगा। मैम ह्यूमन के ट्रेट्स किसी नॉन ह्यूमन चीज को देना, ठीक है, लिविंग चीज के ट्रेट्स को नॉन लिविंग को दे देना। ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन, ये तो आपने मुझे पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर क्या होता है? मैम कंपेयर करना, कंपेयर करना, एग्जैक्टली। टू डिफरेंट चीजों को, दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना। एग्जैक्टली, दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना। किसने आंसर किया? जिलेहुमा। अच्छा, चले ना, दो डिफरेंट चीजों को आपस में जब हम उनके ट्रेट्स को कंपेयर करते हैं ना, उसको कहते हैं मेटाफर। और किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स के या ह्यूमन बीइंग्स के ट्रेट दे देना, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक हो गया? क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं मैम मेटाफर, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, तो मिलती जुलती चीजें, घबराना नहीं, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के स्टूडेंट। अच्छा जी, आगे है, he uses three metaphors to personify the urn. The unravished bride of the quietness, पढ़ा था कल हमने। फिर वो उसको क्या कहता है? foster child of silence and slow time, ठीक है। And sylvan historian, उसको वो pastoral historian भी कहता है। In the rest of the stanza he meditates upon the pictures painted on the earth. Meditation किसे कहते हैं? किसी चीज में खो जाना, उसको तस्वुर करना, उसी की दुनिया में खो जाना। जैसे नमाज में हमें खो जाना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन करते नहीं है, ठीक है। He meditates upon the pictures painted on the urn, और वो मेडिटेट करता है पेंट ऑन द अर्न, उस पिक्चर के ऊपर जो अर्न के ऊपर पेंट है, या एनग्रेव्ड ऑन द अर्न, एंड रेजेस सम क्वेश्चंस टू रिमूव द एम्बिग्यूटी। अपनी कुछ कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रेज करता है। He introduces some paradoxes and does not tell us the name and dates that we usually associate with the history. कुछ paradoxes, पैराडॉक्स किसे कहते हैं? कौन बताएगा? पैराडॉक्स क्या होता है? क्लासिकल रूल्स। नहीं। एनीवन एल्स? पैराडॉक्स क्या होता है? हमने जॉन डन में पढ़ा था। पैराडॉक्सिस क्या होता है? किधर गई क्लास? क्या होते हैं जनाब पैराडॉक्सिस? बेटा ऑपोजिट्स, दो चीजों को आमने सामने रख के उन दोनों को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना, तो हम कहते हैं ये दीज आर द पैराडॉक्स, ठीक है। या पैराडॉक्सिकली किसी बात को जवाब देना, जैसे हमने पैराडॉक्सिस देखे थे किसमें? वो जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में हमने पैराडॉक्सिस देखे थे कि वो बात कुछ और कर रहा होता है। जैसे क्या कहते हैं, कोई बहुत ज़हीन होता है तो हम उसको पैराडॉक्सिकली, उर्दू में, पंजाबी में हम कहते हैं बड़ी चालाको मासी है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द पैराडॉक्स। ज़हीन है लेकिन मैं उसको चालाको मासी कह रही हूँ। तो ये है, मैं अक्सर अपनी बेटी को कहती बड़ी चालाको मासी है। मेरी बेटी जब कोई अच्छी बात कहती है मैंने कहा बड़ी चालाको मासी है। सो दैट इज अ पैराडॉक्स। ज़हीन है वो ज़हीन, मैं उसको चालाको मासी कह रही हूँ। सो दैट इज अ पैराडॉक्स, ठीक है। And does not tell us the names and dates that we usually associate with history. What men or god are these? What maidens lot? वो कहता है ये कौन से men और god है? What maidens lot? और ये कौन सी maidens हैं जो कि शर्माई हुई हैं, घबराई हुई हैं, या जो लड़कों से भागने जा रही हैं, लड़कों से भाग रही हैं या escape हो रही हैं। What mad pursuits? What struggle to escape? और ये कौन सा mad pursuit है? ये कौन सा कोई सिनेरियो है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिसमें जो है वो चेजिंग हो रही है? बट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये कौन सी स्ट्रगल है जो इस अर्न के ऊपर दिखाई जा रही है? बट पाइप्स एंड ट्रिम्बल्स, और वो ये कौन से पाइप्स और ट्रिम्बल्स हैं? एंड बट वाइल्ड एक्सटेसी, और ये कौन सी वाइल्ड एक्सटेसी है जो यहाँ से इस आर्ट से उसको मिल रही है? आगे हमने फिर ये पढ़ा था, है ना,
वो लवर और बिलव्ड के बारे में भी हमने पढ़ा था, फिर हमने पाइप्स और ट्रिम्बल्स के बारे में भी पढ़ा था। फिर उसने कहा था कि हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर, ठीक है। तो फिर उसने वो पाइप्स और ट्रिम्बल्स के बारे में कहा था। और वर्ल्ड वाइड एक्सटेसी, इसका जवाब हमें लास्ट स्टेंजा में मिला था, जब वो कहता है कि ये जो आर्ट है, इसकी जो फॉर्म है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक सॉलिस प्रोवाइड करती है इन द लाइफ फुल ऑफ पेन, इस इन दिस वर्ल्डली रियल लाइफ। ये जो एक्सटेसी है, मतलब ये जो सुकून हमें कंसोलेंस जो फील होती है या प्रोवाइड होती है, दैट इज थ्रू आर्ट, ठीक है। इन सेकंड स्टैंजा द पोएट सीजेस his search after the identity of painted image. To him, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Because such music is lasting and permanent, the Keats shows supremacy of art over life. Art has given permanence and immortality to the musician and lover painted on the earth. Keats is forced to think about superiority of art over life. Art is permanent, while human life and its sensuous beauty are transitory. Compton Ricketts says human life and happiness may be brief, yet art has given them a lasting durability, and so links the ages together. कितनी प्यारी बात उसने कर दी कि ह्यूमन लाइफ जो है वो मे बी ब्रीफ है, येट आर्ट हैज गिवन देम अ लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी, कि आर्ट जो है उनको क्या देता है, एक लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी देता है, एंड सो लिंक्स द एजेस टुगेदर, और इस तरह वो एजेस को लिंक टुगेदर करता है। In the third stanza, Keats emphasizes the unchanging happiness of the figures by repetition of the words and phrases. थर्ड स्टैंजा में कीट एम्फसाइज करता है अनचेंजिंग हैप्पीनेस ऑफ द फिगर्स को बाय रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। रिपीट करता वो वर्ड्स और फ्रेजेस को, ठीक है। और हमेशा मैंने आपको कहा था कि पोएट कब वो रिपीटेशन का यूज करता है लिटरेरी टर्म, जब उसने किसी चीज के ऊपर एम्फसाइज करना होता है, जब फुली फोकस करता है, जब वो किसी चीज के ऊपर जोर कर देता है, तो फिगर ऑफ रिपीटेशन वो यूज करता है। Even though their passion is unsatisfied, their state is far better. वो हमने कल पढ़ा था ना, रिपीटेशन, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, वो वाली लाइन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। रिपीटेशन का यहाँ पे लिखिएगा कि उसने ये वाले वर्ड्स जो है वो रिपीट किए हैं। And even though their passion is unsatisfied, their state is far better than that of the mortals for whom satisfaction turns pleasure into satiety. Satiety के कल स्पेलिंग्स नहीं आ रहे, ये देख लें, satiety, ठीक है। और क्या है, बेशक उनके पैशंस अनसेटिस्फाइड हैं, लेकिन उनकी जो स्टेट है दैट इज फार बेटर देन ऑफ मोर्टल्स फ्रॉम फॉर whom satisfaction turns pleasure into satiety, जिनसे सेटिस्फेक्शन टर्न हो जाते हैं उनके प्लेजर इनटू satiety में, सुकून में। द लास्ट टू लाइंस गिव अस अ ग्लिम्प्स ऑफ कीट्स पर्सनल लाइफ। उसकी कीट्स की पर्सनल लाइफ में भी हमें लास्ट टू लाइंस जो है ग्लिम्प्स देती हैं उसकी पर्सनल लाइफ के। शी कैन नॉट फेड though thou hast not thy bliss। वो कहता है एक लवर को कि तुम्हारी जो बिलव्ड है वो कभी पूरी नहीं होगी, वो कभी फेड नहीं होगी, वो कभी मरेगी नहीं। though thou hast not thy bliss, क्योंकि मतलब बेशक तुम जो है अपने मकसद को नहीं पा सकोगे, तुम अपनी बिलव्ड को जो है कभी पा नहीं सकते। फॉर एवर विल thou love and she be fair, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए हमेशा रहेगी। फॉर एवर विल thou love, वो हमेशा तुम्हारी मोहब्बत रहेगी, एंड शी बी फेयर, और वो तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही फेयर रहेगी, तुम्हारे लिए वो खूबसूरत रहेगी और वो तुम्हारे लिए फेयर भी होगी, यानी कि तुम्हारे लिए वो फेथफुल भी होगी। Here Keats refers to Fanny Brawne, with whom his love remained unachieved. In the fourth stanza, Keats described the picture of sacrificial procession led by a mysterious priest. He imagines that the people who have come to see the sacrifice can never return to their homes. He realizes that just as a moment of happiness is fixed forever in the art, so is the moment of desolation. In the fifth stanza, the Keats, da तो नहीं आएगा, Keats addresses, ठीक है, da नहीं, Keats addresses the urn in a different way. He calls it attic shape, silent form, and cold vestorum. वो एड्रेस करता है अर्न को, वो कुछ नामों से पुकारता है, और क्या क्या कहता है, कभी वो उसको एटिक शेप कहता है, साइलेंट फॉर्म कहता है, कोल्ड वेस्टोरल कहता है। जैसे माँ को बच्चे पे प्यार आता है तो माँ उसको डिफरेंट नामों से पुकारती है। तो कीट्स क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेलेनिस्टिक था,
उसको आर्ट से मोहब्बत थी, स्पेशली ग्रीक आर्ट से मोहब्बत थी, तो अब क्योंकि उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, तो वो उसको कैसे नामों से पुकारता है? एटिक शेप, साइलेंट फॉर्म, कोल्ड बेस्ड ओरल। इन दिस वे द अर्न इज पर्सोनिफाइड। अब क्या है, उसका पर्सोनिफाई कह रहा है, पर्सोनिफाई कर रहा है। It will remain unchanged for the future generations and will continue to teach that beauty and truth are inseparable. It also teaches mankind the permanence and beauty of art. A friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth and all ye need to know. अब जो है वो कहता है अ फ्रेंड टू मैन। कौन है फ्रेंड टू मैन? कल मैंने पढ़ाया था, एनीवन, अ फ्रेंड टू मैन, बड़ा डिटेल्ड मैंने पढ़ाया था। कौन बताएगा फ्रेंड टू मैन कौन है? क्लास, कल मैंने बताया था, फ्रेंड टू मैन के ऊपर मैंने बहुत सारी लाइंस लिखवाई थी। अ फ्रेंड टू मैन, कौन है फ्रेंड टू मैन? एनीवन, क्लास? हेलो मैम। हाँ जी बताए आयशा। मैम जो आपने फर्स्ट स्टैंजा में लिखवाई थी फ्रेंड टू मैन की, उसके लिए कह रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, फ्रेंड टू मैन हम एंड पे आ गए थे लास्ट स्टैंजा में। फ्रेंड टू मैन कल मैंने काफी बताया था, कौन है फ्रेंड टू मैन? मैम इसका आएगा अ कंसोलर ऑफ मैनकाइंड। कौन है कंसोलर ऑफ मैनकाइंड? हाँ, वही पूछ रही हूँ, कौन है? फ्रेंड किसको कहा था उसने? कीट्स ने। मैम अपने आपको कहा था उसने, वी हिमसेल्फ, वी आर आवरसेल्फ, जो है ना वो कंसोलर है अपनी। नो एनीवन एल्स? कौन है फ्रेंड टू मैन? पकड़ा गया ना? हाँ जी, कौन है जनाब फ्रेंड टू? बेटा आर्ट इज फ्रेंड टू मैन। आर्ट जो है वो कंसोलर है मैन का, इसलिए उसने कहा था कि अ फ्रेंड टू मैन। ठीक है, आर्ट कंसोल करता है इंसान को, क्योंकि वो इस दुनिया में जब थक जाता है, वो वेरिड ऑफ हो जाता है, ये जो वर्ल्ड है दैट इज फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन, दैट इज फुल ऑफ होपलेसनेस। सो वो जब इंसान होपलेस हो जाता है तो इंसान को फ्रेंड उस वक्त उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो आर्ट होता है, कि आर्ट जो है वो इंसान को कंसोल करता है। फिर वो आगे कहता है कि दैट इज द ब्यूटी, अ फ्रेंड टू मैन टू हुम दाउ सेस्ट। यही वो फ्रेंड है मैन का, कौन? आर्ट। टू हुम दाउ सेस्ट, कि जिसकी आप बात करते हैं। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। और ये आर्ट ही आपको बताता है ब्यूटी ट्रुथ है और ट्रुथ ब्यूटी है। दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू। ठीक है, वो कहते हैं ब्यूटी ट्रुथ है, ट्रुथ ब्यूटी है, और यही वो बात है जो आपको दुनिया में जानने की जरूरत है। ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, यही जो है मैं जानता हूँ दुनिया में और आप लोगों को जानने की जरूरत है कि जो खूबसूरती है दैट इज एनक्लोज्ड इन द आर्ट। ठीक है, आर्ट के अंदर वो एनक्लोज हो जाती है। लाइक किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, आप उसके अंदर खो नहीं जाते। आप कोई किसी ने, मेरी एक स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती है, मैं और वो उसके बाकायदा लाहौर में उसकी नुमाइश होती है उसकी कैलीग्राफी की, बहुत प्यारा करती है वो, बहुत बड़े बड़े कैनवस पे ड्रॉ करती है लिटरली। मैं मतलब वो वाकई कंसोलेंस है आर्ट। तो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। ठीक है, उसको कंसोलेंस कहाँ मिली? उसको अर्न में मिली, आर्ट अर्न की आर्ट में मिली, उसके आर्ट के ऊपर जो इतना। तो उसने कहा कि इतनी जो दुनिया फुल ऑफ सैडनेस है, दुनिया के अंदर इतने जो दुख हैं, इतने गम हैं, उसमें जो एक कंसोलर है मैन का, एक जो फ्रेंड है, वो दैट इज द आर्ट। ठीक है, तो वो बेसिकली आर्ट को कह रहा होता है, दैट इज द कंसोलर ऑफ मैन। ठीक है, these lines have aroused much controversy among the critics. Most of the critics are of the view that Keats want to show the supremacy of art over life. कर दी ना बात उसने वही कि supremacy of art उसने show की थी over life. As to him, beauty preserved in art has permanent appeal to our senses, while the beauty in actual life is transitory. It can be safely said that quest for beauty was Keats' final and ultimate aim. Compton Ricketts says Keats had no religion save the religion of beauty. वो कहता था कीट्स का कोई रिलीजन नहीं है एक्सेप्ट द रिलीजन
ऑफ ब्यूटी। यहाँ सेव द रिलीजन या एक्सेप्ट के मीनिंग में आ रहा है कि एक्सेप्ट द रिलीजन ऑफ ब्यूटी, उसका कोई रिलीजन नहीं था। अगर वो किसी चीज की पूजा करता था, किसी चीज की इबादत करता था, तो वो क्या था? ब्यूटी थी। द सेंट्रल थॉट ऑफ दिस आर्ट इज द यूनिटी ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। और ये यूनिटी ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कीट्स, इसलिए गौर से पढ़िएगा इसको। अकॉर्डिंग टू कीट्स, ब्यूटी एंड ट्रूथ आर नॉट सेपरेट separate things, both sides of one and the same thing. Which is beautiful must be true, and what is true must be beautiful. The knowledge of this great fact is of supreme importance, and this fact represents the very essence of wisdom. Having this knowledge, mankind needs no other knowledge. Keats has summed up his philosophy of life and theory of art in these lines, but they have aroused much controversy among the critics. T.S. Eliot even called the statement a serious blemish on this beautiful poem. T.S. Eliot ने कहा था कि बहुत सीरियस ब्लैमिश है, धब्बा है ऑन दिस ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है। तो फिर उसने कहा, क्या कहा था सॉरी हाँ, फिर उसने कहा द फीचर ऑफ कीट्सियन romanticism and Keats' philosophy of art, beauty, and truth are also important in this poem, though it is a romantic poem. We find the classical interest of Keats in the style and form of poem. This is a romantic poem mainly because of its dominant imaginative quality. Keats had a strong desire to belong to a realm of the eternal, the permanent and perfect, and the pleasurable. For this purpose, he establishes some means to achieve that world of his wish with the help of imagination. अब वो इस पर्पस के लिए क्या करता है कि वो अचीव करने की कोशिश करता है अपनी वर्ल्ड ऑफ हिज विश, अपनी जो दुनिया जिसके अंदर उसको सुकून मिले, और वो है विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन की दुनिया है। और फिर वो कहता है टू सम अप we may say that in Orton, a Grecian urn, it emphatically points out the difference between art and life. Life, though real, is subject to decay and death. बेटा ये आर्ट एंड लाइफ का जो कंपैरिजन है ना, ये अक्सर इस थीम पे भी आ जाता है क्वेश्चन। सो एक एक चीज को जरा फोकस करके पढ़िएगा। Life, though real, is subject to decay and death. Art, though unreal, has permanence of beauty. However, there is hidden pathos that runs throughout the poem, and it remains a sad poem. The urn is a cold pastoral. It has no warmth of life, nor can it make any progress, because progress implies change, but the urn is beyond any change. So the urn is deathless, but is also lifeless. अर्न बेशक डेथलेस है, लेकिन वो लाइफलेस भी है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक टॉपिक कंप्लीट।